नमस्ते और स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। ये मेरा पहला YouTube पे वीडियो होने वाला है। आशा है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से जियोपॉलिटिक्स में रहा है, तो आज मैं मेरे थॉट्स को शेयर करना चाहूँगा। आशा है कि आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दुनिया एक और बड़े मिडिल ईस्ट क्राइसिस के सामने खड़ी है। इसराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता हुआ टेंशन सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, ऑयल इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री को देखना काफी नहीं है। इसके पीछे ऑयल, डॉलर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भी बड़ा रोल हो सकता है। दुनिया की ऑयल इकोनॉमी का एक फंडामेंटल पिलर है पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका सिंपल मतलब है दुनिया का ज्यादातर ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है, और इसी वजह से जो भी कंट्री डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करती है वो अक्सर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रेशर का टारगेट बन जाती है। हिस्ट्री में इसके कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने साल 2000 में अनाउंस किया था कि इराक अपना ऑयल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। कुछ ही सालों बाद 2003 में इराक पर यूएस लेड इन्वेजन हुआ और बाद में ऑयल ट्रेड फिर से डॉलर में शिफ्ट हो गया। लीबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी ने एक और बड़ा प्लान बनाया था। उनका विजन था एक गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी, गोल्ड दिनार क्रिएट करना, जिससे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ऑयल ट्रेड को वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से अलग किया जा सके। लेकिन 2011 में नीटो इंटरवेंशन के बाद गद्दाफी की गवर्नमेंट गिर गई और उनका ये प्रोजेक्ट कभी रियलिटी नहीं बन पाया। इसी पैटर्न को एनालिस्ट्स वेनेजुएला के केस में भी देखते हैं। साउथ अमेरिका का छोटा सा कंट्री वेनेजुएला दुनिया के सबसे पावरफुल एनर्जी रिसोर्सेज में से एक पर बैठा है। डेटा के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स, जो ग्लोबल रिजर्व्स का करीब 17% है। ये सऊदी अरेबिया और ईरान से भी ज्यादा है। इसीलिए वेनेजुएला का कंट्रोल ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रेटेजिक माना जाता है। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया और वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन ड्रामेटिक तरीके से बदल गई। एनर्जी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को फुली रिवाइव किया जाता है और वहां इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज को एंट्री मिलती है, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट का बैलेंस काफी हद तक चेंज हो सकता है। और यूएसए को पता है इससे वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने से ये बहाना दिया कि वेनेजुएला से यूएसए के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन ड्रग्स तो कोलंबिया, मैक्सिको से भी आता है। तो फिर यूएसए को वेनेजुएला से इतनी प्रेम क्यों? ये प्रेम सिर्फ ऑयल के लिए है। अब यहाँ ईरान का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास लोकेटेड है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है। अगर किसी वॉर सिचुएशन में ईरान इस रूट को चोक करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा सकते हैं। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और ऑयल कंपनीज को मैसिव प्रॉफिट्स मिलते हैं। और बहुत लोगों को पता नहीं, यूएसए इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो कि है 21.91 मिलियन बैरल्स पर डे। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है, जो कि है 11.13। अब अगर इजराइल की पॉलिटिक्स देखें तो वहां भी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 3 दशकों से लगातार ये वार्निंग देते आए हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है। 1990 से लेकर आज तक ये नैरेटिव बार बार रिपीट हुआ है। इसी पीरियड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई साइंटिस्ट्स की मिस्टीरियस असैसिनेशंस भी हुई हैं और कई कोवर्ट ऑपरेशंस भी रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रहे हैं। उनके खिलाफ करप्शन के सीरियस केसेस चल रहे हैं और उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी काफी डिबेट का सब्जेक्ट बनी हुई है। एक नोटेबल इंसिडेंट तब हुआ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इजरायली पार्लियामेंट में स्पीच देने गए थे, तब इजरायली ऑपोजिशन ने नेतन्याहू की स्पीच का बाइकॉट किया था, जो वहां की इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर इजराइल की करंट पॉलिटिक्स को समझना है तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे करप्शन ट्रायल को समझना बहुत जरूरी है। आज इजराइल की जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच एक ऐसा केस चल रहा है जिसे वहां की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल ट्रायल माना जा रहा है। नेतन्याहू पर 3 मेजर करप्शन केसेस चल रहे हैं, जिन्हें कॉमनली केस 1000, केस 2000 और केस 4000 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है केस 1000। इस केस में एलिगेशन ये है कि नेतन्याहू और उनकी फैमिली ने कई सालों तक वेल्दी बिजनेसमैन से बहुत महंगे गिफ्ट्स रिसीव किए हैं। इन गिफ्ट्स में लग्जरी चैंपेन बॉटल्स, एक्सपेंसिव सिगार्स और ज्वेलरी जैसे आइटम शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिफ्ट्स बिजनेसमैन अर्नॉन मिल्चन और जेम्स पैकर जैसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की तरफ से दिए गए थे। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इन गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक पहुंचती है।
दूसरा केस है केस 2000। इसमें एक्यूजेशन ये है कि नेतन्याहू ने इजराइल के एक बड़े न्यूज़पेपर यदियोत अहरोनोत के पब्लिशर के साथ एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश की। अलेजिडली प्लान ये था कि अगर न्यूज़पेपर उन्हें पॉजिटिव मीडिया कवरेज दे तो गवर्नमेंट ऐसी लेजिस्लेशन पास करेगी जो एक राइवल न्यूज़पेपर को वीकन करे। यानी क्रिटिक्स के मुताबिक ये एक अटेम्प्ट था मीडिया इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर के एक्सचेंज का। लेकिन सबसे सीरियस और सबसे बड़ा केस माना जाता है केस 4000। इस केस में एलिगेशन ये है कि नेतन्याहू ने इजराइल की टेलीकॉम कंपनी बेजेक को रेगुलेटरी फेवर्स दिए जिनकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बताई जाती है। इन फेवर्स के बदले अलेजिडली बेजेक से लिंक्ड न्यूज वेबसाइट वॉला पर नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव कवरेज पब्लिश करवाया गया। ये केस इजराइल में मीडिया इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर के रिलेशनशिप पर एक बड़ा डिबेट खड़ा करता है। अब अगर ट्रायल की करंट सिचुएशन देखें तो प्रोसिक्यूशन अपना केस जुलाई 2024 में कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद डिफेंस फेज स्टार्ट हुआ जिसमें नेतन्याहू खुद दिसंबर 2024 से कोर्ट में टेस्टिमनी दे रहे हैं। लेकिन ट्रायल का प्रोसेस काफी स्लो रहा है। कोविड पैंडेमिक और गाजा वॉर की वजह से हियरिंग में कई डिलेज भी आए हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स भी टर्बुलेंट फेज से गुजर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने में फेलियर, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म और डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज, इन सब ने यूएस लीडरशिप पर प्रेशर बढ़ाया है। जैसे कि 2019 में जब एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस लगे, तब एक ऐसा स्कैंडल शुरू हुआ जिसका इम्पैक्ट अमेरिका से लेकर यूरोप तक महसूस किया गया। लेकिन असली स्टॉर्म तब आया जब इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया ने उन डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट लॉग्स की बात करनी शुरू की जो एप्स्टीन के प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आमतौर पर एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन फाइल्स में अलेजिडली उन लोगों के नाम होने की बात की गई जो एप्स्टीन के सोशल सर्कल में थे या उसके प्राइवेट जेट और प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड थे। यहीं से कंट्रोवर्सी और स्पेकुलेशन का सिलसिला और तेज हो गया। कुछ रिपोर्ट्स और मीडिया डिस्कशंस में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी उन लोगों में मेंशन हुआ जो एप्स्टीन को जानते थे। पब्लिक रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स दिखाते हैं कि 1990s और 2000s में ट्रंप और एप्स्टीन एक दो सोशल इवेंट्स में एक साथ नजर आए थे। ये जो वॉर चल रहा है हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स किया जाता है ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर से अटेंशन डाइवर्ट करने का काम भी करते हैं। दूसरा बड़ा चीज हुआ 20 फरवरी 2026 अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया और सीधा झटका लगा ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, कहकर कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लॉ का यूज करके अपनी लीगल अथॉरिटी से ज्यादा पावर ले ली थी। कोर्ट का कहना था कि जिस लॉ का यूज करके टैरिफ्स लगाए गए थे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA, वो प्रेसिडेंट को यूनिलैटरल टैरिफ्स इंपोज करने का पावर देता ही नहीं है। इस डिसीजन के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड पॉलिसी को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टैरिफ्स के थ्रू $130 बिलियन से ज्यादा ड्यूटीज कलेक्ट की गई थी और अब कंपनीज और इंपोर्टर्स उन पैसों के रिफंड्स की डिमांड कर रहे हैं। अब यूएस कस्टम्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिफंड प्रोसेस को हैंडल करना पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी में काफी हलचल मच गई है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद ट्रंप के नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, जिससे ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ एक लीगल वर्डिक्ट नहीं था, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पावर के बीच एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल साउट डाउन था, जो डिसाइड करता है कि अमेरिका में इकोनॉमिक डिसीजंस की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। लेकिन एक चीज क्लियर है, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स हमेशा इंटरकनेक्टेड रहे हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल सप्लाई डिस्टरप्ट होती है, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका इफेक्ट यूरोप, एशिया और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज जो टेंशन हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर बैलेंस की एक बहुत बड़ी चेस गेम का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे यूएसए ने वॉर को ईरान के दरवाजे के पास लेकर आया, अब ईरान के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूएसए को अटैक कर सके, तो ईरान अब यूएसए की मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है उस पर मिसाइल मारेगा। अब सोचकर देखिए, एक कंट्री ने यूएसए को मिलिट्री बेस दिया और अब उस कंट्री पर मिसाइल अटैक होगा। इस कारण से मिडिल ईस्ट हमेशा डिस्टेबलाइज ही रहेगा। और जब दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज, सबसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रूट्स और सबसे वॉलेटाइल रीजन एक ही इक्वेशन में आ जाए, तो उस इक्वेशन का रिजल्ट सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक भी हो सकता है। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला होगा। आगे कुछ डेवलपमेंट्स होता है तो ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आऊंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी मदद से ही ये चैनल ग्रो करेगा। नमस्कार।